हाय एवरीवन, आज हमें क्या पढ़ना है। टुडे वी आर डिस्कस ऑन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज हम पढ़ेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या है, एक सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल में पाए जाने वाला सेल ऑर्गेनेल्स है। तो देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वो कैसा होता है, उसका क्या फंक्शन होता है। अगर सेल में प्रेजेंट है तो कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, फंक्शन है तो वो कैसा दिखता है। फंक्शन के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। इसके पहले के टॉपिक में क्या पढ़ा था, इसके पहले के टॉपिक में था राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, तो आपने देखा कि राइबोसोम या तो साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड होते हैं या फिर क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए होते हैं। तो देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अगर राइबोसोम जुड़े होते हैं तो कहाँ से जुड़े होते हैं, कैसे जुड़े होते हैं और कैसे पाए जाते हैं। तो हम देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम की पोजीशन कहाँ पर होती है। तो इस वीडियो के थ्रू आप राइबोसोम के पोजीशन को भी देख लेंगे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी पढ़ लेंगे। तो देखते हैं आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज हम डिस्कस करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। किस पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। तो सबसे पहले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हम बता दें आपको कहाँ पाया जाता है। तो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में। आपको पता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें सिर्फ राइबोसोम को छोड़कर बाकी कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या है, एक सेल का ऑर्गेनेल्स है, इसीलिए ये प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है, सिर्फ यूकैरियोट्स में पाया जाता है। तो देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is not reported in प्रोकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक के जो सेल होंगे, जो सेल कैसे होंगे, प्रोकैरियोटिक टाइप्स के होंगे, उनमें क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाएगा। और देखते हैं, और किसमें नहीं पाए जाते हैं, एज वेल एज सम mature cell RBC। और किसमें नहीं पाए जाते हैं, जो मेच्योर सेल होते हैं, किसके, आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, मेच्योर। जो रेड ब्लड सेल्स मतलब जो आरबीसी का सेल मेच्योर हो गया होगा उसमें क्या होगा, जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो और क्या होता है, और किसमें पाया जाता है, ये तो हुआ कि किसमें नहीं पाया जाता है। अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट में कि किसमें पाया जाता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम present in all eukaryotic plant, सभी यूकैरियोटिक प्लांट एंड एनिमल्स सेल। जितने भी यूकैरियोटिक के जितने भी प्लांट होंगे और एनिमल्स होंगे, यूकैरियोटिक के जितने भी प्लांट्स होंगे और एनिमल्स होंगे, उन सभी के सेल में क्या पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा। तो देखते हैं,
ये तो हो गया कि मतलब प्रोकैरियोट्स में नहीं होंगे और यूकैरियोट्स में पाए जाएंगे। यूकैरियोट्स के चाहे वो एनिमल्स होंगे या प्लांट सेल होंगे, सभी में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होंगे। और अगर वो प्रोकैरियोट्स के होंगे तो उनमें अब्सेंट होंगे। और किसमें अब्सेंट होंगे? आरबीसी के मेच्योर सेल्स में। जो आरबीसी का सेल क्या हो गया होगा? मेच्योर हो गया होगा, उनमें भी क्या होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब्सेंट होगा। तो आगे चल के हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर देखते हैं तो क्या है, इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था? देखते हैं कि सबसे पहले किसने डिस्कवर्ड किया था। तो दे वेयर फर्स्ट discovered by गार्नियर। एक गार्नियर नामक के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही क्या किया था? सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या किया था? डिस्कवर्ड किया था। कब? 1897 में। कब? 1897 में सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था। ये तो हो गया कि डिस्कवर्ड किसने किया था। अगर हम देखें कि जो एंडोप्लाज्मिक वर्ड है या फिर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको डिस्कवर्ड तो गार्नियर ने कर दिया था, पर नेम किसने दिया था? अगर हम नेम की बात करते हैं तो नेम किसने दिया था? नेम की बात अगर हम करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नेम किसने दिया था? बट इन्होंने सिर्फ डिस्कवर्ड किया था, बट लेकिन नेम किसने दिया था? नेम, जो नेम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो नेम है वो किसने दिया था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम was used by, किसने यूज किया था? या फिर ऐसा कहिए कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके लिए ही नाम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसने यूज किया था? तो किसने यूज किया था सबसे पहले? बाय एक पोर्टर नामक टोटर नामक साइंटिस्ट थे। और कब? 1945 में। तो 1897 में इसकी डिस्कवरी हुई थी और बाद में एक टोटर नामक साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने 1945 में इसको नाम दिया था। क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमें क्या मिलता है? जो गार्नियर थे, गार्नियर ने सबसे पहले इसे डिस्कवर किया था, तो कुछ तो नाम दिया होगा। ऐसा तो है नहीं कि डिस्कवरी कर दी और नेम देना भूल गए, तो कुछ ना कुछ जरूर नेम दिया ही होगा। तो देखते हैं कि उन्होंने क्या नेम दिया था। अगर हम नेम की बात करते हैं तो उन्होंने क्या नेम दिया था? गार्नियर कॉल्ड देम। तो गार्नियर ने इसे क्या कहा था? कॉल्ड देम। गार्नियर ने इसे क्या कहा था? अगर हम देखें तो गार्नियर ने जब इसे डिस्कवर्ड किया था तो नेम क्या दिया था? क्या नेम दिया था? अर्गेस्टोप्लाज्म। क्या नेम दिया था? अर्गेस्टोप्लाज्म नाम दिया था। क्यों दिया था? क्यों दिया था उन्होंने ये नेम? क्यों दिया था? ड्यू टू, किसकी वजह से दिया था? ड्यू टू बेसोफिलिक नेचर। बेसोफिलिक नेचर होने के कारण जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका नेचर कैसा था? बेसोफिलिक था। इसीलिए इन्होंने जो गार्नियर थे, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर्ड किया तो उन्होंने उसको क्या कहा? अर्गेस्टोप्लाज्म कहा। और क्यों कहा? क्योंकि उसका नेचर कैसा था? बेसोफिलिक था। कैसा नेचर था? बेसोफिलिक था, इसीलिए उन्होंने इसे क्या कहा? अर्गेस्टोप्लाज्म। आगे चलते हैं हम।
तो क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, क्या है? अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें पाई जा सकती हैं। तो जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। फाइनली डिवाइडेड। और किसमें डिवाइडेड होता है? इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है और फाइनली डिवाइडेड होता है किसमें? वेस्कुलर सिस्टम ऑफ interconnected vesicles and tubules। किसमें? ट्यूब्यूल्स में। और एक्सटेंडिंग, ये कहाँ तक एक्सटेंड किया रहता है, कहाँ तक फैला हुआ रहता है? एक्सटेंडिंग इन cytoplasm, extending in cytoplasm from, कहाँ से? फ्रॉम न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक क्या हुआ रहता है? फैला हुआ रहता है। तो देखते हैं, अगर हम बात करें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ए कॉम्प्लेक्स। क्या है? एक कॉम्प्लेक्स होता है और फाइनली डिवाइडेड इनटू, और किसमें डिवाइड रहता है? वेस्कुलर सिस्टम में। इसमें कुछ वेस्कुलर सिस्टम होते हैं ऑफ इंटरकनेक्टेड वेस्किल्स। इसका जो वेस्कुलर सिस्टम होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है? इंटरकनेक्टेड रहता है वेस्किल्स। मतलब कि जब आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, तो उसमें क्या होंगे? कुछ वेस्किल्स होंगे और कुछ क्या होंगे? वो क्या होंगे? आपस में इंटरकनेक्टेड हुए रहेंगे। किससे? वेस्कुलर सिस्टम से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। और क्या होता है? जो एंड ट्यूबुलर एक्सटेंडिंग, मतलब कि उसमें कुछ वेस्किल्स होंगे और कुछ क्या होंगे? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होंगे, ट्यूबुलर्स होंगे। जो ट्यूबुलर होते हैं और जो वेस्किल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक्सटेंडिंग इन साइटोप्लाज्म, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो साइटोप्लाज्म में क्या हुआ रहता है? फैला हुआ रहता है। फ्रॉम, कहाँ से लेकर कहाँ तक? साइटोप्लाज्म में अगर पाया जा रहा है तो कहाँ से लेकर कहाँ तक पाया जाएगा? तो साइटोप्लाज्म में कहाँ से लेकर कहाँ तक पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? एक्सटेंडेड रहता है कहाँ पर? साइटोप्लाज्म में। कहाँ? साइटोप्लाज्म में एक्सटेंडेड रहता है, मतलब फैला हुआ रहता है। कहाँ से लेकर कहाँ तक? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर कहाँ तक? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर कहाँ तक फैला रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। कहाँ तक फैला रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, ये सेल है, ये क्या हो गया? सेल हो गया। और इसमें ये क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। यहीं से आपको दिखेगा कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर कहाँ तक? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक क्या हुआ रहता है? फैला रहता है। कुछ इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये जो होता है यही क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो यही जो होता है इसी को क्या कहते हैं? ER भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में देखा जाए तो ER, मतलब कि E से एंडोप्लाज्मिक और R से रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया आपका क्या है? ये न्यूक्लियस हो गया। क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। और ये आपका
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ अगर बाहर की तरफ देखा जाए तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। और यही ये क्या हो गया आपका, अगर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया तो ये क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्या हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर देखिए, अगर ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो है एक फोल्डिंग इंक्रीज होती है, एक फोल्डिंग होती है जो फॉर्म होती है और कहाँ तक फैल के जाती है, एक्सटेंड कर जाती है, एक्सपेंड कर जाती है, कहाँ तक, सेल मेम्ब्रेन तक। ऐसा कहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली हुई रहती है, उसी को क्या कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में एक्सटेंडिंग, मतलब कि साइटोप्लाज्म में फैला हुआ रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर कहाँ तक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो ये तो हो गया कि आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो ये कार्य कैसे करते हैं, इनका कार्य कैसा होता है। दे वर्क एज endoskeleton for cell and checks collapse also, और क्या करते हैं, also gave a membrane bound path for transfer of material between nucleus and साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस से लेकर साइटोप्लाज्म की तरफ। अगर हम बात करते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो वर्क कैसे करता है, तो दे वर्क एज एंडोस्केलेटन फॉर सेल, किसकी तरह काम करते हैं, एंडोस्केलेटन की तरह काम करते हैं, किसके लिए, सेल्स के लिए। सेल्स के लिए ये क्या करते हैं, एंडोस्केलेटन का काम करते हैं। और क्या करते हैं, एंड आल्सो गिव मेम्ब्रेन बाउंड पाथ, क्या करते हैं, ये एंडोस्केलेटन की तरह काम करते हैं। एंड चेक्स कोलैप्स, और क्या करते हैं, उनको रोकते हैं कि वो आपस में कोलैप्स ना करने पाए, आपस में मिलने ना पाए। और क्या करते हैं, एंड आल्सो गिव अ मेम्ब्रेन बाउंड पाथ फॉर ट्रांसफरेंस ऑफ मटेरियल, और क्या करते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड मतलब कि एक घिरा हुआ रास्ता, एक मेम्ब्रेन से बंधा हुआ रास्ता देते हैं, किसके लिए, ट्रांसफरेंस, मतलब कि सेल्स का मटेरियल, जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में मटेरियल का आदान प्रदान होता है, उनको क्या करते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड पाथ देते हैं, रास्ता देते हैं, जिससे क्या होता है, आसानी से न्यूक्लियस का मटेरियल जो है साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म का मटेरियल न्यूक्लियस में आपस में जो वो है इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि फंक्शन क्या होता है। अगर हम बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, तो स्ट्रक्चर ये रहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और कहाँ पाए जाते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। तो आज के लिए सिर्फ